Assalamu alaikum, bete, and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is basically stabilizers. तो बेसिकली बेटे अगर आप देखें कि स्टेबलाइजर्स हम ऐड करते हैं। स्टेबलाइजर्स क्या हैं कि बेटे ये एक्सीपिएंट्स होते हैं जो आपके ड्रग के अंदर, जो आपकी मेडिसिन के अंदर ऐड किए जाते हैं, जो बेटे आपकी मेडिसिन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बेटे बात आती है, स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेटे स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है फिजिकल पैरामीटर्स को देखते, यानी कि बेटे जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी फॉर्मुलेशन है, उसमें किसी भी तरह से कोई फिजिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए, विच आर यू कैन से विच आर द चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन। ठीक है, अगर आप देखें कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर आपका कोई ड्रग है उसको सॉलिड स्टेट में होना चाहिए लेकिन बेटे वो लिक्विफाई हो जाता है, या अगर बेटे आपका ड्रग है उसको सॉलिड में होना चाहिए लेकिन वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऐसे फिजिकल चेंजेस हैं विच आर विजिबल टू योर नेकेड आई। ठीक है, जो आपकी जाहिरी आंख से भी आपको दिख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि बेटे इसके अंदर कोई ना कोई स्टेबिलिटी इशू आया है, जिसकी वजह से जो मेरी प्रिपरेशन है उसकी अपीयरेंस में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पर यही बात बताई है कि कोई भी किसी तरह का फिजिकल चेंज नहीं आना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप बेटे देखें तो केमिकल चेंजेस की बात हो रही है कि बेटे आपकी प्रिपरेशन के अंदर किसी भी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो बेटे कोई केमिकल चेंजेस भी ऑब्जर्व नहीं किए जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं, जैसे बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, उसके अलावा एसिड बेस हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं जो किसी भी प्रिपरेशन के अंदर हो सकते हैं, तो हमने इनको अवॉइड करना होता है कि किसी भी तरह से ये बेटे हमारी प्रिपरेशन के अंदर ऐड ना हो और केमिकल रिएक्शन करते हुए केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस ना करें। उसके अलावा बेटे माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड होती है कि बेटे किसी भी तरह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी प्रिपरेशन के अंदर एंटर ना हो, अगर हो भी जाता है तो बेटे वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर ग्रो ना करे। तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, जो हमारी प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने नहीं देगी। उसके अलावा बेटे थेरेप्यूटिक आप कह सकते हैं कि जो एक्शंस होते हैं आपके ड्रग के, उनको मेंटेन रहना चाहिए। उसके साथ साथ बेटे जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जैसे बताया जाता है कि अगर ये लिमिटेड डोज है, ये एक लेवल डोज है, इससे ऊपर या इससे कम जाएगी, अगर इससे ज्यादा जाएगी तो टॉक्सिसिटी होगी, और अगर इससे बिलो जाएगी तो बेटे आपका एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स आ सकता है, या बिलो एवरेज रिस्पॉन्स आ सकता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेशेंट को ये 3 दफा दवाई दूं और बेटे दवाई देने से मेरा पेशेंट क्योर हो, यानी कि उसका जो थेरेप्यूटिक एक्शन है, जो उसका एक ट्रीटमेंट पर्पज है, वो फुलफिल हो, लेकिन बेटे अगर मेरी मेडिसिन वो उसको फुलफिल नहीं कर रही, अगर वो हार्मफुल इफेक्ट्स कर रही है, तो हो सकता है बेटे जो मैंने डोज उसको दी है वो ज्यादा है, यानी कि उसने वो टॉक्सिसिटी कॉज कर दी पेशेंट में, या बेटे वो उससे बिलो एवरेज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इन सब पैरामीटर्स को हमने माइंड में रखना होता है। तो बेटे इस सब पहलू से, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेरेप्यूटिक, टॉक्सिकोलॉजिकल, इन सब पैरामीटर्स को आप कह सकते हैं कि मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है कि बेटे ऐसे सब्सटेंसेस ऐड किए जाएं जो इनकी मेंटेनेंस को फुलफिल रख सकें। तो बेटे इसमें जो मेंटेनेंस होती है वो हम जिन सब्सटेंसेस से रखते हैं उनको हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं, जिनमें से बेटे कल 2 स्टेबलाइजर्स हमने स्टडी किए थे। एक थे हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बेटे किसी भी तरह से बाहर से इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन होती है उसको आपकी प्रिपरेशन में एंटर होने नहीं देते, ताकि बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो, क्योंकि बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो मतलब केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है और आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। उसमें हमारे पास जो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स थे वो एस्कॉर्बिक एसिड था और टोकोफिरोल्स थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो बेटे हमारे पास हैं चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटे, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अक्सर जैसे आप ये ऑइंटमेंट्स वगैरह देखते हैं बेटे, जो आपकी ऑइंटमेंट्स होती है ना, इनके अंदर मेटल आयंस ऐड अप हो जाते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, फेरस, फेरिक जिसको आप कहते हैं। तो बेटे ये डिफरेंट वैलेंसी के साथ Fe2+, Fe3+, ये आयंस ऐड, मेटल आयंस ऐड हो जाते हैं, ये भी हमारी प्रिपरेशन को अनस्टेबल कर देते हैं। तो बेटे इस तरह की अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे कि बेटे वो इस आपकी जो मेटल आयंस होते हैं ना प्रिपरेशन के अंदर, तो बेटे वो उन मेटल आयंस को एक
रिंग की फॉर्म में, यानी कि वो बिल्कुल एक रिंग की फॉर्म में बेटे उसको आप कह सकते हैं इनक्लोज कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं अपने अंदर, ताकि बेटे वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे आपकी प्रिपरेशन में और आपकी प्रिपरेशन स्टेबल रहेगी। जिसमें एग्जांपल हमारे पास एडिटेट डाइसोडियम की थी। अब थर्ड नंबर पे है बेटे हमारे पास बफरिंग एजेंट्स। बेटे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बफर्स, ठीक है। बफर्स हमने पढ़ा, बफर्स क्या होते हैं कि बेटे ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर बेटे पीएच चेंज प्रोड्यूस होने नहीं देते। अगर आप बेशक उसके अंदर एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें, जो भी आप जिस भी पीएच का सोल्यूशन उसमें ऐड करेंगे, लेकिन उसकी खुद की जो पीएच होगी वो कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने बफरिंग एजेंट्स ऐड किए होते हैं या बफर्स ऐड किए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उन्होंने लिखा हुआ भी है, used to resist change in pH upon dilution or addition of an acid or alkali। कि बेटे जब आप उसकी डाइल्यूशन करते हैं, या डाइल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जैसे आप उसके अंदर एसिड डाल रहे हैं या कोई बेस डाल रहे हैं, तो बेटे एसिड या बेस डालने से तो उस सोल्यूशन की लाजमी तौर पर पीएच चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने जो पीएच बेटे वो मेंटेन की हुई होती है बफर्स की मदद से। अब जैसे उनमें एग्जांपल दी हुई है सोडियम सिट्रेट और सोडियम एसीटेट, ये दो एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे फोर्थ नंबर पे है हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। बेटे नाम ही बता रहे हैं कि ऐसे एजेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे, रोकेंगे कि किसी भी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें, तो बेटे उसको हम कहते हैं कि वो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं। जैसे आप देख, आप बेटे एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कभी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो हमेशा बेटे जहां पर उनको लिक्विड मीडियम मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, जैसे सिरप्स हैं, उसके अलावा बेटे हमारे पास पेरेंट्रल्स हैं, इमल्शंस हैं, सस्पेंशंस हैं, बेटे ये ऐसी डोजेज फॉर्म्स हैं, या जैसे हमारे पास बेटे आपके सेमी सॉलिड जैसे ऑइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, या जेल्स हैं, पेस्ट हैं, मैग्मास हैं, बेटे ये जो लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है ना, यानी कि जिनके अंदर टू सम एक्सटेंट लिक्विड स्टेट पाई जाती है, क्योंकि बेटे जो लिक्विड मीडियम होता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए मोस्ट सूटेबल मीडियम होता है। और अगर बेटे आपने उसके अंदर कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंडिंग एजेंट में हमने पढ़ा था अकेशिया और ट्रैगाकेंस, यानी कि गूंद कतीरा और कीकर का गूंद, ये दो एजेंट्स हमने पढ़े थे कि जिनको हम सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर यानी कि विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बेटे आप उनको ऐड तो कर देंगे, आप तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन जो बेटे ट्रैगाकेंस और अकेशिया होते हैं, दे बोथ आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अब बेटे लिक्विड डोजेज फॉर्म है, यानी कि सस्पेंशन भी है, उसके अंदर लिक्विड भी है, और ऊपर से सस्पेंडिंग एजेंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड हुए हैं, तो बेटे आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट सूटेबल मीडियम, यानी कि आप खुद उसको एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं बैक्टीरिया को कि वो आकर वहां पर ग्रो करे। तो फिर इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि बेटे हम उस प्रिपरेशन के अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करेंगे। लेकिन बेटे जो भी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमारे पास टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, बेटे जितनी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह, इनके अंदर हम कभी भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करते, क्योंकि बेटे इनके अंदर लिक्विड ही नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, ये ज्यादा स्टेबल डोजेज फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स में उन्होंने बताया हुआ है यूज्ड इन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। बेटे उन्होंने क्लियरली बता दिया कि जितनी भी लिक्विड प्रिपरेशन होंगी या सेमी सॉलिड होंगी, आप सिर्फ उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, अदरवाइज आप सॉलिड डोजेज फॉर्म में प्रिजर्वेटिव्स कभी भी ऐड नहीं करेंगे। और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बेटे इसका काम क्या होगा कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करना। जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल इमल्शंस एंड सस्पेंशंस मस्ट बी suitably preserved because water and carbohydrates provide very good medium for the multiplication of bacteria and molds। अब उन्होंने कहा बेटे इमल्शन और सस्पेंशन ये दोनों लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं। अब उन्होंने कहा है कि इनको आपने प्रिजर्व करना होता है, यानी कि इनको आपने बेटे स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है। क्यों? क्योंकि बेटे इनके अंदर वाटर भी होता है और साथ साथ इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको केशिया, ट्रैगाकैंथ वगैरह बताई हैं।
तो बेटे जब ये दोनों चीजें होगी मतलब मोस्ट सूटेबल मीडियम है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, साथ हम एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर देते हैं ना बेटे। जैसे आप देखते हैं कि इंसुलिन लगाते हैं, तो इंसुलिन क्या होती है कि बेटे वो वायल एक ही होता है, यानी कि वो एक ही छोटा सा कंटेनर होता है, लेकिन उसके अंदर कई दफा आप इन सिरिंज के साथ वो भरते हैं इंसुलिन और फिर पेशेंट को लगाते हैं, फिर मतलब नेक्स्ट टाइम लेंगे फिर उसी के अंदर सिरिंज ऐड कर देंगे। और तो बेटे जब आप सिरिंज खोलते हैं तो जो इन्वायरमेंटल बैक्टीरियाज होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं आपकी नीडल के साथ, या आप कह सकते हैं कि वो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हो सकते हैं, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके उस इंसुलिन कंटेनर के अंदर वायल के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि बेटे जितने भी मल्टी डोज कंटेनर्स होते हैं के अंदर आप एक से ज्यादा दफा डोजेस लेते हैं, बेटे उनके अंदर हमेशा प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि बेटे जो आपकी प्रिपरेशन को एक प्लेजेंट फ्लेवर यानी कि एक खुशनुमा जायका और बेटे एक अच्छी स्मेल इम्पार्ट करते हैं। और मकसद क्या होता है खुशनुमा जायका देने का, ताकि बेटे जो आपके ड्रग का एक अनप्लेजेंट टेस्ट है, यानी कि एक जो बेटे नोजियस टेस्ट है, ना खुशगवार जायका है, आप उसको मास्क कर सकें। अब बेटे मुख्तलिफ फ्लेवर्स हम डाल सकते हैं, जैसे चेरी, बनाना, पाइन एप्पल, पेपरमिंट। पेपरमिंट कहते हैं जो ये मिंट फ्लेवर होता है, पुदीने का फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लेमन, ऑरेंज, रोज, वैनिला, मेंथोल, ये बेटे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो हम अपनी प्रिपरेशंस में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा है स्वीटनिंग एजेंट्स, बेटे नाम ही बता रहे हैं, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो स्वीटनेस इम्पार्ट करते हैं, यानी कि आपकी प्रिपरेशन को मिठास देंगे, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। अब बेटे मिठास क्यों दी जाती है, इसका भी पर्पस वही है ताकि जो बेटे एक अनप्लेजेंट टेस्ट है, एक जो ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट है, यानी कि जिसकी वजह से बेटे पेशेंट डोज ले नहीं रहा, ड्रग ले नहीं रहा, उसको मास्क किया जा सके। अब बेटे मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट यूटिलाइज होते हैं ना, वो लैक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल और एस्पार्टेट, ये बेटे मुख्तलिफ हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जिनको हम टेस्ट मास्किंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा बेटे अगर आप देखें तो हमारे पास कलरिंग एजेंट्स हैं कि बेटे हम डिफरेंट प्रेपरेशंस को कलर देने के लिए, यानी कि बेटे कलर क्यों दिया जाता है, ताकि आप उसकी खूबसूरती को बढ़ा सके। देखिए ना बेटे अगर वो एक चीज है वो बिल्कुल वाइट है और क्लियर सी है, पेशेंट कभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। जब बेटे कोई भी चीज कलरफुल होगी तो पेशेंट ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसमें उन्होंने यही बात बताई है कि आपने क्या करना है कि आप कलरिंग एजेंट्स डाल देते हैं, ताकि बेटे आप उसकी जो एक सूटेबल आप कह सकते हैं कि बेटे जो एक उसकी एलिगेंस है, फार्मास्यूटिकल एलिगेंस है, तो उसको आप बेटे बेहतर बना सकें। अब बेटे उसमें उन्होंने हमें एग्जांपल में हमारे पास बताए हुए हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हम इस्तेमाल करते हैं कलर्स। जैसे कैरामल है, कैरामल बेटे ब्राउन कलर देता है। फेरिक ऑक्साइड है, ये बेटे ब्राउनिश ऑरेंज कलर देता है। क्लोरोफिल है, ये ग्रीन कलर देता है। उसके अलावा कैरोटिनाइड्स हैं। और बेटे एफ डी एंड सी क्या होता है हमारे पास, फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है। F, D and C क्या होते हैं, फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर्स, जिनको बेटे फूड के लिए और ड्रग्स, फूड कलर्स भी होते हैं ना जो आप ऐड करते हैं। उसके अलावा बेटे हमारे पास ड्रग के अंदर भी कलर्स हम ऐड करते हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी कलर्स ऐड किए जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा है F, D and C कलरेंट्स, यानी कि फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ कलर देने के लिए। तो ये बेटे हमारे पास यहाँ तक थे सारे एक्सीपिएंट्स जो अभी तक हमने स्टडी कर लिए हैं कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं जब भी आप किसी ड्रग को प्रिपेयर करते हैं।